दोस्तों, भारत के द्वारा कॉकेसस रीजन में अपनी मौजूदगी को बढ़ाया जा रहा है और तुर्की की घेराबंदी की जा रही है। भारत साइप्रस और ग्रीस के जरिए तुर्की को घेर रहा है, लेकिन अब तुर्की ने भी इसका जवाब देने की ठान ली है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइप्रस दौरे के तुरंत बाद अब तुर्की ने अपने एक जहाज को श्रीलंका में भेजा है और अपना एक नया मिशन एशिया ए शुरू किया है। दरअसल जहां एक और दुनिया में पश्चिम एशिया युद्ध के कगार पर है और यूरोप पहले से ही संघर्ष में झुलस रहा है, वहीं भारत भी एक बेहद चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। दो मोर्चों पर युद्ध, पाकिस्तान और चीन की साजिशें, और अब एक नया खिलाड़ी चुपचाप भारत की समुद्री सीमा तक पहुंच रहा है, जो कि है तुर्की। जब इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, उसी समय तुर्की का युद्धपोत TCG बुयुकादा श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा। इस एक घटना ने भारत की राजनीतिक हलकों में चिंता की लहर दौड़ा दी, क्योंकि ये साल का कोई पहला दौरा नहीं बल्कि छठा दौरा था और खुद श्रीलंका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ने उस युद्धपोत का स्वागत किया। अब सवाल उठता है, तुर्की को श्रीलंका से क्या चाहिए? क्या ये सिर्फ एक डिफेंस विजिट है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है? दरअसल 2019 में तुर्की ने एक नई विदेश नीति की शुरुआत की, एशिया ए, यानी कि एशिया की ओर फिर से। इसका मकसद था एशिया के देशों से व्यापार, शिक्षा, कूटनीति और रक्षा क्षेत्र में गहरे संबंध बनाना। लेकिन असलियत बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को तुर्की ने हथियार दिए, टेक्नोलॉजी शेयर की। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान को ही तुर्की भारी मात्रा में ड्रोन और हथियारों की सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी पकड़ को बांग्लादेश के अंदर भी मजबूत करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रेटर बांग्लादेश का सपोर्ट भी तुर्की की तरफ से किया जा रहा है और तो और अपने बैरक्टर ड्रोन तक को बांग्लादेश को सौंपा है। और ये हथियार उसने तब दिए जब भारत और बांग्लादेश के संबंधों में काफी कड़वाहट पैदा हो गई थी, जो कि दिखाता है कि किस तरह से इस रीजन में तुर्की एक बड़ा खेल खेल रहा है। वहीं अब श्रीलंका की नौसेना को मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है। आपको शायद याद होगा कि जिस समय भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसी के आसपास एक पाकिस्तानी सेना का जहाज भी श्रीलंका जाने वाला था और वहां पर श्रीलंका की सेना के साथ एक युद्ध अभ्यास होने वाला था। लेकिन पहलगाम अटैक और भारत की नाराजगी के बाद श्रीलंका ने उस युद्ध अभ्यास को टाल दिया था। लेकिन तुर्की से लगातार जहाज श्रीलंका में पहुंच रहे हैं और इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। श्रीलंका के अलावा भी मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स जैसे देशों में भी धीरे धीरे तुर्की की मौजूदगी दिखने लगी है। अपने एशिया ए मिशन में तुर्की ने भारत को जानबूझकर इस पहल से दूर रखा है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला समर्थन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खुला झुकाव, ये सब भारत के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। तुर्की का एशिया के साथ व्यापार तेजी से बढ़ा है, लेकिन चीन के साथ उसका भारी व्यापार घाटा है। इसी वजह से तुर्की अब मलेशिया, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। डिफेंस इंडस्ट्री में तुर्की एक एक्सपोर्ट पावर बन चुका है। ड्रोन्स, कॉर्वेट, फाइटर जेट्स और ये सब पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को दिए जा रहे हैं। ये तुर्की की एक नई रणनीति है, पहले हथियार दो फिर भरोसा लो। तुर्की का विस्तार अब सिर्फ इस्लामिक देशों तक सीमित नहीं है, अब ये हिंद महासागर के 6 अहम द्वीप देशों तक फैल रहा है। श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरोस, ये देश भले ही छोटे हो पर इनके पास विशाल समुद्री क्षेत्र है और यहाँ तुर्की की बढ़ती मौजूदगी सीधे सीधे भारत की समुद्री सुरक्षा और प्रभाव को चुनौती देती है। एशिया ए दिखाता है कि एक सहयोग की पहल पर असल में ये एक छुपी हुई शक्ति की राजनीति है। जहाँ तुर्की एक और नाटो का सदस्य है, वहीं दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की घेराबंदी में लगा है। इस खबर से ये बात साफ जाहिर होती है कि एक तरफ भारत अपनी मौजूदगी को कॉकेसस रीजन में बढ़ा रहा है और ग्रीस, साइप्रस, अर्मीनिया, क्रोएशिया जैसे देशों से अपने संबंधों को एक नए लेवल पर लेकर जा रहा है, तो तुर्की भी एशिया के अंदर अपनी मौजूदगी को बढ़ाकर भारत की घेराबंदी कर रहा है। यानी कि पावर गेम और कूटनीतिक चाल इस समय दोनों तरफ से चली जा रही है। भारत तुर्की के दुश्मन देश को मजबूत कर रहा है, तो तुर्की भी भारत के दुश्मन देशों या फिर भारत के नेबरिंग कंट्री को हथियार वगैरह देकर या फिर उनसे व्यापार को बढ़ाकर भारत की मौजूदगी इन देशों से कम करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की की बौखलाहट के पीछे एक और बड़ी वजह यह है कि भारत और तुर्की के बीच का व्यापार भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन भारत ने तुर्की को
बड़ा झटका देते हुए न सिर्फ काफी सारा व्यापार रोक दिया बल्कि उसकी एयरलाइन को भी झटका दिया। साथ ही कई कंपनियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखाया और तो और भारतीय टूरिस्ट वगैरह अब तुर्की को अवॉइड करना शुरू कर चुके हैं, जिससे काफी सारा पैसा तुर्की कमाता था और अब ये पैसा भी तुर्की नहीं कमा पा रहा। साथ ही भारतीय वेडिंग भी तुर्की के अंदर काफी भारी मात्रा में होती थी, वह भी अब तुर्की और अजरबैजान दोनों में थम गई है। बहरहाल इस पूरे टॉपिक पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर ऊर्जा संकट को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट पर है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हर साल 6% से ज्यादा की विकास दर और 5.5% की दर से बढ़ती ऊर्जा जरूरतें। लेकिन क्या हमारा तेल और गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर इस रफ्तार का सामना कर पाएगा? एक नई रिपोर्ट ने इस दिशा में कुछ सख्त चेतावनी दी है और साथ ही कुछ अहम सुझाव भी। भारत अपनी 85% से ज्यादा कच्चे तेल की जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है। इससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक बन चुका है। लेकिन आज दुनिया की जियोपॉलिटिकल स्थिति पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, सुएज कैनाल जैसे चेक पॉइंट पर जरा सी उथल पुथल भी तेल की सप्लाई और कीमतों को सीधे प्रभावित करती है। PHDCCI की इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आने वाले वर्षों में अगर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है तो उसे ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित, सस्ता और टिकाऊ बनाना होगा। 2023 में भारत की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 40% हिस्सा इंडस्ट्री सेक्टर द्वारा उपयोग किया गया। पिछले 30 सालों में औद्योगिक ऊर्जा की मांग 3 गुना बढ़ चुकी है। इसका सीधा मतलब है जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी, तेल और गैस की मांग और तेजी से बढ़ेगी। भारत का घरेलू तेल और गैस उत्पादन आज भी कुछ क्षेत्रों तक सीमित है, जैसे असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन। 2016 में शुरू की गई हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी हेल्प ने प्रक्रिया को आसान बनाया और निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की है। 2024 के मध्य तक भारत ने 2,43,000 वर्ग किलोमीटर में फैले 144 ब्लॉक आवंटित किए। लेकिन फिर भी बड़ी विदेशी कंपनियां अब भी भारत से दूर है क्योंकि दूसरे देशों के नियम ज्यादा आकर्षक है। ONGC का KG-D5 डीप वाटर प्रोजेक्ट 2025 से 2030 के बीच भारत की गैस सप्लाई बढ़ाएगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि KG-D6 और मुंबई के पुराने क्षेत्रों से उत्पादन घटता जा रहा है। हालांकि एक उम्मीद की किरण भी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में इशारा किया कि अंडमान सागर में एक बड़ा तेल भंडार मिलने की संभावना है, जिसमें करीब 1,84,440 करोड़ लीटर कच्चा तेल हो सकता है। यानी ये खोज गुयाना की ऐतिहासिक खोज जितनी बड़ी साबित हो सकती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत का प्राकृतिक गैस उत्पादन फाइनेंशियल ईयर 2029-30 तक 54.7 BCM तक पहुंच सकता है। लेकिन इसके लिए हमें ऊर्जा स्रोतों में विविधता लानी होगी, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना होगा, जियोपॉलिटिकल जोखिमों से बचने के लिए रणनीतिक भंडार तैयार रखने होंगे। साफ है दोस्तों, ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से अब एक बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा होने वाला है और इसी को लेकर ये रिपोर्ट सामने आई है। भारत को पहले से ही अपनी तैयारी को दुरुस्त करने की जरूरत है। हालांकि एक उम्मीद भारत की ये भी है कि रूस से भारत को काफी सस्ता तेल आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ेगा वैसे वैसे तेल के दामों के प्राइस और तेल संकट गहराता भी नजर आएगा। बहरहाल जियोपॉलिटिक्स से निकल कर आई इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।